हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, इसका अध्ययन कर रहे थे पिछले क्लास में। पिछले जो अपनी वीडियो थी उसमें इसको पढ़ा था अपने। इसमें अपने देखा था दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक, जो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है उनमें से एक है ऋग्वेद, जो भारत में लिखा गया था आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व। उसके बारे में अपने इसमें अध्ययन किया था। उसके अलावा इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे ये जानकारी अपने प्राप्त की थी। फिर उस ऋग्वेद कालीन समय में मवेशी, घोड़े और रथ, इनका क्या महत्व था ये अपने पढ़ा था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, इसको अपने देख लिया था। अब आगे है अपना खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब देखो, महापाषाण नाम से ही स्पष्ट लग रहा है। पाषाण का तो क्या अर्थ होता है? पत्थर, और महा का बड़ा, यानी बड़े पत्थर। महापाषाणों की कहानी, उनके बारे में अपने ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा और पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यानी महापाषाण से कब्रें बनाने की जो परंपरा थी वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा कहाँ चल रही थी, कहाँ प्रचलित थी? तो ये प्रचलित प्रथा थी दक्कन में, दक्षिणी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। अब देखो मानचित्र 2, ये है ना ऊपर, ये देखो महापाषाण है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति मुर्दे होते थे उनको दफनाया जाता था बड़े बड़े पत्थरों से, उनके लिए कब्रें बनाई जाती थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। यानी जब वो महापाषाण का निर्माण करते थे तो उस समय उन्हें कई प्रकार के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदना, शिलालेखों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ये सारे काम उनको करने पड़ते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। जो महापाषाणों के नीचे कब्रें हैं उनमें कुछ न कुछ समानताएं हैं। जैसे सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यानी जो मृत व्यक्ति था उसको मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था लगभग सभी कब्रों में, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। ब्लैक एंड रेड वेयर जो बर्तन थे उनके नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। यानी जो कब्रें मिली हैं उनमें लोहे के औजार और हथियार भी मिले अपने को। घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी उन कब्रों में अपने को मिले हैं। यानी कि ये जो मृतक व्यक्ति होता था उसके साथ में इन चीज़ों को भी, उसकी कब्र है उसके साथ दफनाते थे। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? अब देखो हड़प्पा काल में जो शहर थे क्या उनमें लोहे का प्रयोग होता था? अब देखो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। अब जो महापाषाण में कब्रें थी उनमें अपने को लोहे का सामान मिला है, तो अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं भी लोहे का यूज़ वो करते होंगे। अब देखो बाईं ओर घोड़े के सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार, ये चीज़ें अपने को मिली है महापाषाणों से। ठीक है, तो अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उस समय लोग लोहे का प्रयोग भी करते होंगे। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब जो जनता थी उसमें क्या सामाजिक असमानताएं थी उनके बारे में अपने पता करना है, तो वो देखते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कंकाल के साथ
पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। यानी जो कब्र थी उसके अंदर जो वस्तुएं दफनाई गई साथ में मृतक व्यक्ति के, वो वस्तुएं उस व्यक्ति की रही होगी, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। यानी कब्र थी, उनमें कई कब्रों में चीज़ें कम थी, कईयों में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें दफनाई गई थी। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। जो मानचित्र 2 था उसमें पृष्ठ 13 प्रभागीरी में खोजो। यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो इससे व्यक्तियों की सामाजिक असमानता है उसका पता लगाते हैं पुरातत्वविद कब्रों के द्वारा। यानी जिस व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, उससे पता लगता है कि वो व्यक्ति क्या था, धनवान था। वहीं दूसरे जो कंकाल है उनके पास सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए हैं, उससे पता लगता है कि वो व्यक्ति गरीब रहा होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी उस समय भी लोगों में जो सामाजिक स्थिति है वो एक समान नहीं थी, उनमें विभिन्नता थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। ये उस समय की सामाजिक असमानताएं होती थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? अब देखो, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। जो महापाषाण बनाया गया उसमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों की अस्थियां मिली है। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया होगा। इससे अंदाजा लगाते हैं कि एक ही परिवार के जो व्यक्ति लोग थे उनको एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लगकर दफनाया जाता होगा। जैसे इसमें देख ना, ये देखो पोर्ट होल, ये रास्ता दे रखा है यहाँ से अंदर आने के लिए, इस कब्र में आने के लिए। तो ये हो सकता है इस रास्ते से उनको उस कब्र में पहुँचाया गया हो। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यानी जो पोर्ट होल था वहाँ पर एक गोल पत्थर रख करके उस होल को बंद कर देते थे, वो जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अगर दूसरी बार कोई और शव दफनाना है तो वो उस गोल पत्थर को वहाँ से हटा लेते और पोर्ट होल है वो ओपन हो जाता, वहाँ से वो दूसरी कब्र को, दूसरे जो शव था उसको उस कब्र में पहुँचा देते थे। ठीक है। फिर है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब जो इनाम गांव है वहाँ पर एक कब्र मिली है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 इनाम गांव है, उसको खोजना आपने। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ है, उसके किनारे एक जगह है। इमाम गांव क्या है? भीमा की सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे की एक जगह है। इस जगह पर लगभग 3600 से 7200 साल पहले लोग 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। अब देखो यहाँ पर इमाम गांव में जो कब्र मिली है उसकी ये सारी विशेषताएं हैं। क्या तुम्हें लगता है किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। अब क्या आपको लगता है कि ये जो शव दफनाया गया था इमाम गांव में, क्या ये किसी सरदार का शव था? तो और अगर किसी सरदार का शव था तो उसके जवाब में आपने कारण पता करने में क्या कारण है भी वो इमाम का, वो किसी सरदार का शव था। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं हो सकता, नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि गहने केवल स्त्रियां ही नहीं पहनती, पुरुष भी पहनते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी
स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा प्रदेश पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी, जो कि चिकित्सा शास्त्र पर आधारित थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। जबकि आधुनिक जो विज्ञान है वो कहता है कि एक मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन चरक कहते थे 360 हड्डियाँ होती है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत को, हड्डियों को जोड़ के और कोटले को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। ऐसा अपने अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो, इमाम गांव के लोगों के काम धंधे। इमाम गांव में जो खबर मिली है, तो उस गांव में लोगों के काम धंधे क्या थे। अब देखो, इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं के, जौ के, चावल के, दाल के, बाजरा के, मटर, तिल के बीज मिले हैं। तो इनसे पता लगता है कि ये इन अनाजों से पूरी तरह से वाकिफ़ थे। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है यहाँ पर। कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं, जिससे यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर मिली है, लोग इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और इन चीज़ों का वो प्रयोग करते थे। इस प्रमाण के आधार पर इमाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। आपने जो ऊपर देखा है, उनके आधार पर आप इमाम गांव के जो लोग थे वो क्या कार्य करते होंगे, उनकी सूची आसानी से बना सकते हो। अब इसी समय जब इंडिया में अपने ऋग्वेद के समय में देख रहे हैं, उसी समय अन्यत्र देखते हैं अपने एटलस में चीन को दिखाया गया है। देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यानी जो लिपि मिली है लगभग 3500 साल पहले मिली है, वो चाइना में मिली है अपने को। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। अब ये क्या, जानवरों की हड्डियाँ उस पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चिटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांस्य के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो अपना लेसन पूरा हो चुका है। अब आप इस लेसन को दोबारा से पढ़ोगे। ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं इनके निम्नलिखित सुमेलित करो। इनको सुमेल करने की कोशिश करोगे लेसन को पढ़ के। फिल इन ब्लैंक्स है, इनको पूरा करने की कोशिश करोगे। बाकी जो इसके सॉल्यूशन है, मैं अपना जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको भेज दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।